ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली में द्वारका मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर विपिन दुबे। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 3000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 189 करोड़ 81 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारिका दिल्ली के कार्डियक साइंस डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर विपिन कुमार दुबे। डॉक्टर विपिन का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर विपिन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको भी नमस्कार और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। श्रोताओं, आप भी कोरोना अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर विपिन से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी दिल्ली का कोड 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर विपिन, और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के केसेस में एक मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है, आप देश में कोविड की ताजा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक प्रेडिक्शन। हेलो जी डॉक्टर। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो जी डॉक्टर विपिन, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ये जी प्लीज। बात गूंज रही है, नॉट एबल टू कनेक्ट पुटिंग आउट स्पीकर। जी ओके। तो डॉक्टर विपिन से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें क्लियर सुनाई दे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल देश में कोविड की जो वर्तमान स्थिति है, इसके बारे में उनका क्या कहना है। क्योंकि अगर हम देखें तो कल भी हमारे पास पिछले 24 घंटों में 3000 से ज्यादा केसेस आए हैं। तो ऐसे में हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है और हमें जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते रहना है। और इस बीच डॉक्टर विपिन दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विपिन, हम बात कर रहे थे देश में कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो अभी पिछले महीने के लगभग आधे बाद में अप्रैल के सेकेंड हाफ में कोरोना के केसेस में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी गई है। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो है कि हम लोग सामाजिक तौर पर बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए थे कि शायद अब कोविड है नहीं, कोविड गया, और इसलिए जो भी हम लोगों को प्रिकॉशन लेना था, जैसे मास्क पहनना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखना या फिर अपने हाथ को सैनिटाइज करना, वो हम लोगों ने छोड़ दिया था। और अब तो चूंकि बहुत हम लोग पर आर्थिक दबाव भी है, इसलिए सारी आर्थिक प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। बाजार खुल गए, सिनेमा हॉल, मॉल सारे खुल गए। ये भीड़ इकट्ठा करने वाली टेंडेंसी में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। ये एक कारण हम लोग को ये समझ में आ रहा है। फिर भी अभी जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो काफी कम है। बहुत ज्यादा उसमें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने बताया कि 3546 केस हैं अब पिछले 24 घंटे में अपने देश में, जिसमें कि 3500 केस रिकवर हो गए हैं। मतलब टोटल हम लोग लगभग बैलेंस लगभग 46-50 केस के ही होते हैं। फिर भी हम लोग को सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरी बात मैं एक बता दूं आपको कि जो प्रेडिक्शन हो रहा है वो जो डेल्टा वेव है उसके वापसी का प्रेडिक्शन हो रहा है, जो जून के मतलब कि उत्तरार्ध में बाद के जून के जो 15-20 तारीख के बाद से लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगा और लगभग वो अगस्त-सितंबर तक जाएगा। तो डेल्टा वेव का दोबारा आना अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक सी बात हो सकती है। इसके अलावा ओमिक्रॉन का भी एक वेरिएशन आया है B2, वो भी अपने आप में ज्यादा इन्फेक्टिविटी रखता है। इसका भी काफी केसेज अब धीरे धीरे देखने को मिलने लगे हैं। कुल मिलके ये है कि हमें अपनी सावधानी रखनी है, मास्क पहनना है,
और उसके साथ साथ हमें सैनिटाइजेशन करना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें वैक्सीन जरूर 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 लेना है, चाहे आप कोविशील्ड लें या कोवैक्सीन लें या कोई और भी वैक्सीन जो भी उपलब्ध है वो लें, वो आवश्यक है। अगर आपने 2 डोज ले लिया है तो आपको बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो इन्फेक्टिविटी रेट कोविड की कम हो जाती है। मतलब एक आदमी से अगर मान लो कि जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं वैसे समाज में 4-5 लोगों को होता है कोविड, खासतौर पे ओमिक्रॉन में। अगर आपने वैक्सीन पूरे समाज में लगाया तो ये इंसिडेंस घट के 1 से 2% रह जाता है, तो ये काफी फर्क पड़ता है। और दूसरा है कि सीवियरिटी भी डिजीज की कम होती है, डेथ कम होता है। इसलिए मैं आप सबको ये सलाह दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन लगा लें। जी बिल्कुल, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें वैक्सीन तुरंत लगवाना चाहिए। और अब तो प्रिकॉशनरी डोज भी लग रही है। और अगर हम देखें डॉक्टर विपिन, तो हमने जो टोटल वैक्सीनेशन है वो 190 करोड़ के आसपास हम पहुंच गए हैं और बहुत जल्द हम 200 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को टच करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पूरे वर्ल्ड में आज भारत के वैक्सीनेशन की बात की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। सरकार का प्रयास इस दिशा में काफी सराहनीय रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी कहें कि जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, चाहे जिस लेवल पे हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक्स हो, उनका भी काफी योगदान रहा है इस मामले में। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो मीडिया ने हर फॉर्म में, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, FM रेडियो हो, कहीं भी हो, पेपर हो, मैगजीन्स हो, सभी ने एक साथ मिलजुल के काम किया और सब लोगों ने इसको काफी सराहा है और काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि वैक्सीन होना चाहिए। इन्हीं सभी चीजों का ये नतीजा है कि इतने लार्ज स्केल पर, इतनी जनसंख्या वाले देश में, इतने बड़े पैमाने पर 1 साल के 1.5 साल के अंदर में ये वैक्सीनेशन हुआ है। जी, और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। पहले रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का, जहां से राजू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। राजू जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत राजू जी आपका कार्यक्रम में। सर मैं सर चाहता हूं कि सर अभी भी सर लोगों में जो है कोरोना के इंजेक्शन में तो बहुत ढिलाई बहुत रही है। सर इसके कारण क्या है? क्या सर हम ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान, चीन वगैरह में होता है कि भाई जो टिकट नहीं लगाए तो उनको बसों में, शॉपिंग मॉल वगैरह में एंट्री बंद कर दी जाए, क्योंकि इससे जो है कोरोना कम होगा तो लोगों टीका भी जरा थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। जी राजू जी, हम आपकी बात पूरी तरीके से समझ गए हैं और जी बिल्कुल आपकी बात में एक संदेश भी छुपा हुआ है। लेकिन डॉक्टर विपिन, आप मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि हम एक 200 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं, जो कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। क्या आप इस बात को कहेंगे कि जिस तेजी के साथ, और इसमें जनता की बहुत बड़ी भागीदारी रही है, क्योंकि अगर लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वैक्सीनेशन नहीं कर पाते, तो कम से कम हमारे देश में लोगों का सपोर्ट सरकार के साथ बहुत ज्यादा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जनता का सपोर्ट होना है और उसमें जनता में जो जागरूकता आई है उसमें, जैसा मैंने पहले कहा, ये मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और जितने भी मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, इन लोगों का भी हाथ काफी इसमें जो भागीदारी है सराहनीय है। क्योंकि मैं अपने अस्पताल में भी देखता हूँ जो वैक्सीन लगाने वाले वर्कर्स हैं वो काफी लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं जी, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। जो शुरू में लोगों का डर था, उस डर को दूर करने में आप लोगों का, मीडिया का और डॉक्टर स्टाफ का काफी सहयोग रहा है। शुरू में बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इन लोगों ने खुद ही वैक्सीन स्वेच्छा से लिया, जिसका एक बहुत ही बढ़िया संदेश गया है आम जनता में, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी बिल्कुल। और दिल्ली से धर्मवीर जी का प्रश्न लेते हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, धर्मवीर जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने हमें कवच धारण करा दिया, ढाल दे दी,
अब हमें अटैक करना कब सिखाएंगे? हमें ये कोरोना तो बहुत हो गया, इससे पीछा कब छुड़वाएंगे? अब ऐसा कोई और विधि विधान, कोई नियम लागू हमने अपना लिए, फिर भी ये लोट के अभी दिल्ली में सुना आज एक की डेथ भी हो गई है। जी, टोटल डेथ तो अभी अगर आप केसेस के हिसाब से देखेंगे तो काफी कम है। 3,500 केस में पूरे देश में सिर्फ 24 डेथ हुआ है, उसके हिसाब से तो काफी कम है। और उसमें भी ज्यादा लोग वही हैं जिनको कोई न कोई कोमॉर्बिड कंडीशन रहा है, हार्ट का, लीवर का, लंग्स का या किडनी के प्रॉब्लम रहे हैं, वही लोग ज्यादा इसमें डेथ हुए हैं। तो ये है। और जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि इससे कब पूरी तरह से वो छूटेगा, वैसा समझना अभी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, चाहे आप फ्लू ले लो या कोई और ले लो, उनका ये धीरे धीरे कहीं न कहीं आपके समाज में वो चलते ही रहते हैं। इनकी इन्फेक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है। इनका जो लोगों का जो मारने की क्षमता है, सीवियरिटी जो डिजीज करने की क्षमता है, एक नेचुरल साइकिल है जो धीरे धीरे कम होती है। वो वायरस के म्यूटेशन पे भी डिपेंडेंट है और लोगों में इम्यूनिटी का भी डिपेंडेंट है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बहुत ज्यादा घबराने और डरने की बात नहीं है। आप प्रिकॉशन लें और आने वाले दिनों में बस वैसे ही होने वाला है जैसे कि फ्लू के साथ होता है, अगर कोई बहुत सीरियस म्यूटेशन नहीं आता है तो। जी बिल्कुल। और डॉक्टर विपिन, हमारे श्रोता ने हमें लिखा है कि आगामी 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है और कोविड के बाद से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं और हाइपर टेंशन या उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जो काफी लॉन्ग टर्म होती है और कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है क्योंकि उन्होंने जांच ही नहीं कराई होती। आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमें उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। पहले सिद्धार्थ जी आपको मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने ये टॉपिक उठाया और ये जो 17 मई का दिन है, ज्यादातर अगेन हम लोग जो मेडिकल स्टाफ हैं, पैरामेडिक्स हैं, इवन गवर्नमेंट भी देश विदेश में सब जगह लोगों में जागरूकता पैदा करती है कि हाइपरटेंशन भी एक बीमारी है और ये बीमारी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड प्रेशर एंड शुगर, हाइपरटेंशन एंड शुगर जो होती है, हाई रक्त जिसको बोलते हैं हम लोग रक्तचाप बोलते हैं, उसमें कोई अपने सिम्टम्स बहुत 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 कम है। जब वो ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं तभी इसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे ये बहुत कॉमन सा बिलीव है आम जनता में कि ब्लड प्रेशर है तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आप तो ज्यादा परेशान होंगे। ऐसी बात नहीं है। कुछ सिम्टम्स जरूर है लेकिन उसके लिए आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होना है। जैसे आपको चक्कर आना है, हेडेक एक कॉमन सी बात है जो कि आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पे आता है। अदरवाइज कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर आपके हार्ट अफेक्ट होंगे तो आपको सांस फूलेंगे, हार्ट अटैक आएंगे, ब्रेन अफेक्टेड होएगा तो आपको पैरालिसिस होएगा, किडनी अफेक्ट होगा तो आपको यूरिन नहीं आएगा। इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि डायरेक्टली ऑर्गन डैमेज से रिलेटेड हैं। वो हाइपरटेंशन के अपने सिम्टम्स नहीं है। कुल मिलकर एक ही दो सिम्टम्स बोल सकते हैं हम लोग कि वही हेडेक होता है और कभी कभी आपको चक्कर आ सकता है, लेकिन उसके लिए ब्लड प्रेशर का बहुत बहुत ज्यादा होना जरूरी है। जी, तो ऐसे में जब एक तरह से हम कहें कि बीमारी एसिम्प्टोमेटिक है तो हम कितने दिनों में अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें ताकि हमें ये पता रहे कि नॉर्मल है? पिछले मीटिंग्स में भी हमने बताया था, जब हार्ट डिजीज का चर्चा कर रहे थे हम लोग, ये हम भारतीय जो होते हैं उनमें अर्ली एज में आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड हार्ट की बीमारी आती है 10 से 15 साल पहले एज कम्पेयर टू यूरोपियन जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की तुलना में। इसलिए जो एक रूटीन चेकअप होता है जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, ये सबको कराना चाहिए। स्पेशली अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो गई है तब आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर कराना चाहिए। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, फादर मदर में से कोई एक या दोनों ही ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, तो फिर आपको ये 40 का इंतजार नहीं करना है, आपको और पहले 25-30 साल से ही ब्लड प्रेशर रेगुलर कराना है। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आप साल में एक बार करा लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन है तो आपको साल में कम से कम 2-3 बार टेस्ट कराना चाहिए। उसके साथ ही आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, कम सॉल्ट खाएं, एक्सरसाइज करें, कम तनाव वाला जिंदगी जिए।
ये सब तरीका अपनाएं ताकि आपको ब्लड प्रेशर की दवाई तत्काल न खानी पड़े। जी। और डॉक्टर विपिन, कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको इंसान बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर के केस में ही लोग दवाएं शुरू तो करते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं रखते और सोचते हैं कि यार मुझे ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, मैंने वॉक कर लिया है, मैं कुछ और तरीका अपना लेता हूं, मुझे ऐसा नहीं हो सकता। एक डिनायल मोड में होते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है ऐसे पेशेंट्स के साथ? ये ऐसे लोगों को हम लोग ड्रग डिफॉल्टर बोलते हैं। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर पे ही नहीं, जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं उसमें ये लागू है। शुगर के मामले में भी यही होता है। इवन जो लोग हार्ट अटैक के आते हैं वो भी अगर 2-4 साल ड्रग खाते हैं उसके बाद कई बार हम लोग देखते हैं कि ड्रग छोड़ देते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं, फिर दूसरा अटैक आता है, फिर दूसरी समस्याएं सामने आती हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो मस्ट है। वो क्या आप दवाएं खाएं या दवाइयां नहीं खाएं वो आपको कंपलसरी है। इसके बाद अगर आपको इनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो आपको दवाइयां खानी है। दवाइयों का डोज साल में 2-3 बार चेंज होते हैं, वेरी करते हैं। खास तौर पे गर्मियों में आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो होता ही है कि गर्मियों में अगर ब्लड प्रेशर आपका किसी दवा से 120-80 है तो आप समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर तो खत्म हो गया और आपने दवाइयां बंद कर दी और फिर वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। और जब आपके विंटर सीजन आए, जो नेचुरली 2/3 केसेज में ब्लड प्रेशर विंटर सीजन में ज्यादा बढ़ते हैं और उसमें आपको दवाइयों का डोज भी बढ़ाना पड़ता है। उस समय आपको हार्ट फेलियर या जो ब्लड प्रेशर के दूसरे बैड इफेक्ट हैं उसके साथ आ जाते हैं। तो इसमें सजेशन यही है कि अब तो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक वाले सबके घर में उपलब्ध हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों के साथ नॉर्मल रेंज में है, मतलब कि अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं 110 से और 140 के बीच में है तो आपको सेम दवाइयां खानी है, न बढ़ानी है न घटानी है। अगर ये ब्लड प्रेशर ऊपर वाला आपको 110 से और 100 से स्पेशली नीचे आता तब आप दवा का डोज कम करिएगा, स्टॉप नहीं करना है। अनलेस कि आप शॉक में ब्लड प्रेशर बिल्कुल 90 से नीचे नहीं आ जाए, आपको चक्कर नहीं आने लगे, कुछ और परेशानी नहीं हो, तब तक दवाइयों का डोज कम करना है। सडनली बंद नहीं करना। सडनली बंद करने से आपके ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग रिबाउंड फेनोमेना बोलते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको बंद करने से आपको ये रिबाउंड ज्यादा होता है। इसका ख्याल रखना है आपने। जी बिल्कुल। तो आपने उम्मीद करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जो लोगों को जानकारी दी है उससे उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा, जागरूकता बढ़ेगी। और इस बीच रुख कर लेते हैं बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ जी। नमस्कार। और मैं जानना चाहता हूँ जी, वेरिएंट इतना उस्ताद हो रहा है जी, ये भी अपना रूप बदल लेता है और हमें क्या क्या सावधानियों के साथ रहना पड़ेगा। 3 डोज ले लिए जी हमने भी। जी डॉक्टर विपिन देखिए जी का सवाल जरा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ, बताएं आप। जी ये कह रहे हैं कि कोविड जो है वो बार बार अपना कोविड का वेरिएंट रूप बदल देता है और नए नए रूप में हमारे सामने आता है। तो इतना स्मार्ट वायरस है तो इससे कैसे निपटा जाए? हाँ सर, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात सामने आई है। वो अच्छी बात है कि जो प्रिकॉशन है वो सेम है, चाहे वो वेरिएंट कोई भी हो, चाहे वो कितना भी अपना रुख बदल ले, लेकिन वही आपको मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सभी वेरिएंट के लिए इफेक्टिव है। इसके अलावा ये जो हम लोगों के मन में भ्रम है कि ये जो वैक्सीन है वो दूसरे वेरिएंट पे काम नहीं करेगा, बाई एंड लार्ज, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाई एंड लार्ज ये जो वैक्सीन है वो वायरस के कई साइट पर इफेक्ट डालते हैं। इसलिए वो वायरस को निष्क्रिय करेंगे ही, चाहे उसका ग्रेडियंट कितना भी हो, 100% नहीं हो तो 60% हो तो 80% हो, लेकिन कुछ न कुछ और निष्क्रिय करेंगे ही करेंगे। इसलिए वैक्सीन भी आपको लगाना है। बूस्टर डोज अगर रिकमेंडेशन, अभी तो ये बहुत ही कम टाइम हुआ, हम लोगों को ये पता नहीं है कि अगले साल भी हम लोग बूस्टर डोज के बारे में बोलेंगे कि नहीं, लेकिन अभी तक यही उम्मीद है कि अगर आप अभी बूस्टर डोज लगाए हैं, तीसरा डोज लगवाए हैं और साल भर बाद आप फिर से या 9 महीने बाद फिर से एक डोज लगाते हैं, बाई एंड लार्ज आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो आपको उतनी सीवियरिटी नहीं होगा, उतना डेथ नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर मानना है कि हम लोगों को कहीं न कहीं मास्क पहनने की आदत डालनी है, जैसे कि जापानीज या वो जो आपके कोरियन लोगों के साथ है, वो उनकी आदत ही है, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो,
तो वो लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं इस तरह सांस की बीमारियों से। ये आदत हम लोगों को भी डालना चाहिए। जी बिल्कुल। और इस बीच गुरुग्राम का रुख करते हैं, जहां से सुभाष जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जी सुभाष जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्ते साहब। जी सुभाष जी बताएं। मैं पैरालाइसिस के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहता था। जी 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 ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पैरालाइसिस जो होता है क्या उम्र 20 या 25 या 40-45 के बाद ज्यादा होता है, या मतलब कुछ कौन सा ऐसा प्रमुख कारण है सर कि मतलब ब्रेन में नसों में कुछ कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से होता है, या शरीर के मतलब अन्य शरीर हाथ पैर में नसों में मतलब कुछ कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से या कुछ विकार आ जाने की वजह से होता है? ये हमें समझाइए सर कृपा करके। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आपका जो पहला सवाल है एज के बारे में है कि ये किस एज से होता है। बाई एंड लार्ज जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, ये 30, 35, 40 के बाद होते हैं। और जैसे जैसे एज आपका बढ़ेगा वैसे वैसे इन बीमारियों का इंसिडेंस भी बढ़ेगा, स्पेशली ब्लड प्रेशर का। रीजन ये होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, जो आपके बॉडी में सप्लाई करते हैं, वो ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, वो उनमें फैलाव नहीं हो पाता। जब भी आपका दिल धड़कता है तो वो ब्लड आगे बढ़ता है, इसलिए सभी आर्टरियां जैसे बैलून की तरफ फूलती हैं और पचकती हैं। ये जब स्टिक हो जाती हैं तो नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है आपके ब्लड प्रेशर का जैसे जैसे एज बढ़ता है तब। दूसरा आपका सवाल था कि पैरालिसिस के बारे में। दो तरह से पैरालिसिस ये ब्लड प्रेशर क्रिएट कर सकता है। एक तो जनरल जो आर्टरीज है उसमें आप जैसा बताया आपने कि कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वो उसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज बोलते हैं। वो हार्ट को, ब्रेन की आर्टरीज को, किडनीज को, आईज को इफेक्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस है। अगर यही आपकी आर्टरीज ब्रेन की चौक्ट हो गई, बंद हो गई, तो आपको पैरालिसिस होता है। दूसरा जो ब्लड प्रेशर का उससे भी खतरनाक इफेक्ट है वो है ब्रेन में नसों का फटना, हीमरेज होना। एक सर्टेन लेवल तक ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आर्टरी उसको बर्दाश्त कर पाती है। उससे अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो आर्टरीज आपकी फटती है ब्रेन की, और ब्रेन में ब्लड निकलता है, हीमरेज होता है, और उसके चलते आपको पैरालिसिस होता है। ये पैरालिसिस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा सीवियर होता है। तो ये दो तरह की बातें हैं। इसलिए इन दोनों में ही, चाहे वो नसें फटने वाली बात हो या आपके कोलेस्ट्रॉल जमा होने वाली बात है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना आवश्यक है। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपको ये बीमारी होने की संभावना कम होएगी। जी। और हमारी एक लिसनर सुनीता जी ने हमें मेल किया है और ये जानना चाहा है कि आईसीडी जो है ये क्या होती है, और इनको अटैक हो गया था लेकिन किसी वजह से ये डायग्नोज नहीं हो पाया था कि ये हार्ट अटैक है, जिसकी वजह से जो गोल्डन पीरियड है वो ओवर हो गया था, और अब डॉक्टर ने इनको आईसीडी लगाने की सलाह दी है। तो ये जानना चाहते हैं कि आईसीडी क्या है डिवाइस और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी, तो आईसीडी या एआईसीडी एक ऐसा डिवाइस है, वो आपका पेस मेकर का ही समझ लीजिए कि एक इम्प्रूव वैरायटी है। इस मशीन में दो क्षमताएं होती हैं कि अगर आपका हार्ट रेट कम होएगा तो वो हार्ट रेट को अपने आप कंट्रोल कर लेगी। सर्टेन लिमिट से अगर 60 से नीचे तो मशीन चल पड़ेगी, आपको हार्ट रेट उससे कम नहीं होने देगी। इससे भी बड़ा जो इसका इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग टेकी एरिथमिया, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो एआईसीडी और आईसीडी होता है वो हार्ट रेट जब एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होता है तो ज्यादा बहुत ही खतरनाक स्थिति आती है जिसके चलते डेथ होता है। वैसे में ऑटोमेटिक उसको रीड कर लेता है कि ये इसमें से क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, हो क्या रहा है, और उसके हिसाब से ये अपना जो प्लान चॉप आउट करके उसको रिवर्ट करके नॉर्मल साइनस रिदम में ले आता है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ था और अनरिकॉग्नाइज हो गया, तो एआईसीडी का जो इंडिकेशन है वो ये है कि आपके अगर हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी लेस देन 35, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं, लेस देन 35% हुआ है, और हार्ट अटैक के अगर 40-45 दिन के बाद है, तो वैसे में ये मशीन इंडिकेटेड है। इसलिए इंडिकेटेड है कि हार्ट अटैक होकर जो हार्ट कमजोर होता है उसमें दो तरह से डेथ होती है। एक तो पंपिंग कम हो जाती है और आदमी हार्ट फेल्योर में जाता है, सांस फूलता है और डेथ होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो डेथ होता है वो हार्ट के बीट की एबनॉर्मलिटी से होती है। जैसा हमने बताया कि हार्ट का बीट कम हो गया और हार्ट सडनली स्टॉप हो गया,
उसको हम लोग स्पेशली बोलते हैं, या हार्ट का बीट बहुत बढ़ गया और वो जिसको हम लोग वेंटिकुलर टेकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, इन दोनों को ये मशीन इन दोनों स्थिति को ये मशीन आराम से ट्रीट कर सकती है। इसलिए आज के डेट में अगर आप साइंटिफिक बात माने तो अगर आपके हार्ट की जो पंपिंग ईएफ है 35% से कम है, आप दवाइयों खाने के बाद भी इससे कम है, या फिर हार्ट अटैक के टाइम में आपका रेट हार्ट का बढ़ गया, बीटीबीएफ हुआ है, तो ऐसे हालत में ये मशीन जरूर लगाना चाहिए, ये बेनिफिशियल है जी। और इस बीच दिल्ली से मिसेस प्रेम गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे लास्ट वीक वायरल फीवर हुआ था, उसके बाद मेरा जो बीपी है वो फ्लक्चुएट कर रहा है 86/54-55। तो क्या मुझे मेडिसिन बीपी की लेनी चाहिए? मुझे शुगर भी है डॉक्टर साहब। तो कितना बीपी है आपका? जी बीपी अभी तो डॉक्टर साहब ने मॉनिटर करने के लिए बोला है 2-3 दिन, तो मैं मेडिसिन नहीं ले रही जी। अभी आपका बीपी आपने 86 कितना बताया? 86/55-54। अभी लेटेस्ट 110/60। हाँ, तो ये जो आपके सवाल का जो आंसर हमने पहले बताया था कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 से कॉन्स्टेंटली कम है तो आपको दवाइयों का डोज कम करना है। अगर उसके बावजूद भी इससे कम रहता है या आपको चक्कर आते हैं, परेशानी आती है, पसीना आता है, उस हालत में आपको दवाइयां स्टॉप करनी है। और जैसे जैसे आपका बीपी पिकअप करे फिर से आपको धीरे धीरे दवाइयां स्टार्ट करके उसका डोज बढ़ा सकते हैं। ये वायरल फीवर में या और किसी फीवर में 2 रीजन होते हैं बीपी के कम होने का। एक तो यही है कि जो वेसल्स है वो हाई फीवर में पहले कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जैसे आपने दवाइयां लिए तो वो डायरेक्ट होती हैं, बुखार उतारने का वो तरीका होता है, मेडिसिन का वो इफेक्ट होता है। वैसे हालत में जो एंटीपायरेटिक या बुखार उतारने वाली दवाइयां हैं उससे ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आपका हार्ट का पंपिंग कम है वैसे हालत में इन दवाइयों का इफेक्ट कुछ ज्यादा होता है और बीपी आपको सडनली कम होता है। बिल्कुल। इसका तरीका ये है कि आपको रोज बीपी मॉनिटर करना है और टेम्पोरली उस हिसाब से दवाइयों का डोज आगे पीछे करना जी। और हमारी एक कॉलर और जुड़ गई हैं, जल्दी से उनका सवाल लेते हैं, समय कम है। गुंजन जैन दिल्ली से। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जैन साहब। जी गुंजन जी। डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं, जल्दी मैं पूछना चाहूंगा। नंबर 1 तो क्योंकि मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने ये अवेयरनेस का प्रोग्राम एक चालू किया कोविड के लिए जो आज का आप लोग कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो स्पुतनिक जो वैक्सीन है, क्या इसमें बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है या रशिया में अभी जो क्राइसिस है उसकी वजह से ये बूस्टर डोज नहीं लग रहा है? सर बूस्टर डोज आज के डेट में सभी वैक्सीन के लिए मैंडेटरी है जी। वो परमानेंट इम्यूनेशन नहीं होता है। ये आपके सवाल का जवाब है। और आपको ये बात बता दें कि जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, शुरू में हम लोग बोलते थे कि अरे वैक्सीन लगा, एक हरियाणा के मिनिस्टर को जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्हीं को फिर से उनको कोरोना हो गया। तो वैक्सीन का अगर फर्स्ट डोज आपको लगा है तो उसका इफेक्ट आने में कम से कम 3 हफ्ते का टाइम लगना है। अगर आपका सेकेंड डोज भी लगा है तो उसका पूरा इफेक्ट आने में 2 हफ्ते का टाइम लगना है। और 2 हफ्ते सेकेंड डोज के बाद आप प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं है। इसलिए आपको कभी न कभी बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी। टाइम ड्यूरेशन आने वाले टाइम में ज्यादा हम लोग अच्छा से बता पाएंगे। और समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर विपिन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर विपिन ने आपको कोविड से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली में द्वारका मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर विपिन दुबे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।